Hello learners, welcome to all of you on my channel. In this lecture I will discuss about ancient history. ये एशियंट हिस्ट्री का नवा भाग है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के राजवंश में सबसे पहले पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम में थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन सेकेंड 700 से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन सेकेंड 730 से 800 ईस्वी। पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजित वर्मन 880 से 930 ईस्वी में हुआ। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की। महेंद्र वर्मन ने शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, वह निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटी द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वात पिकोंड और महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य उपाधियां ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था। उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड था। उसने राजा सिंह ब्रैकेट में दिया है राजा में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त जो शिव का उपासक होता है की उपाधियां धारण की थी। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसने राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन सेकेंड ने किया। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पर पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंडगई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अब बात करेंगे चोल वंश की। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 887 में रहे, जिसकी राजधानी तंजाय ब्रैकेट में दिया हुआ तंजोरिया तंजावुर था, जिसकी राजधानी तंजाय था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। विजयालय ने नरकेश्वरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकेंड, कुलोतुंग। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजा दित्य मारा गया। राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम फिफ्थ को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहड़ में शरण लेनी पड़ी।
राजराज फर्स्ट श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडीचोल मंडलम बनाया और पोलन्नरुआ को इसकी राजधानी बनाया। राजराज फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेश प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। जहाँ पे देखेंगे चोल काल में भूमि के प्रकार। वेल्लन वगाई ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि होती थी। देवदानिया तिरुनम तडकनी ये भूमि मंदिर को उपहार में दी गई होती थी। पालिचंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। नोट गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र सेकंड ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल वंश अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोतुंग सेकंड ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों में पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुंदरम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड़नकूटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल वंश 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु का स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन ब्रैकेट में दिया। 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान ब्रैकेट क्लोज अरैयार जिसे प्रदान किया गया जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय शासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों में बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों सभा थी, जिसमें सदस्यों को पेरुम वक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा को बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल वंश में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी आयु 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिन्होंने अपने संबंधियों के खाते नहीं जमा कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदातिसेन। चोल काल में कलजू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में
जैन गोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंग टू पाड़ी। नेक्स्ट है कंबन ओटक कुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंप पोन्न एवं रन्न कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिभा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल काशी प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट काशी प्रतिमाओं में से गिनी जाती हैं। शैव संत ईशान शिव मंदिर राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शामिल किया जाता है तनियर कहलाता था। उत्तर में रूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरियोर, तंजोड़, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल वंश के विशाल व्यापारी समूह थे वलंजियार, नानादेशी, मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकीर या मानेखेत वर्तमान में जो मालखेड़ या सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोधवर्ष, कृष्ण सेकेंड, इंद्र थर्ड एवं कृष्ण थर्ड। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु द्विपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध में उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकेंड को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट किया। अमोधवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितसार संग्रह के लेखक महावीरचार्य एवं अमोद वृत्ति के लेखक सत्यायना अमोधवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोधवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरब निवासी अलमसुदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तेलक थर्ड सेकेंड ने 973 ईस्वी में कर को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं जिसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है। वहाँ 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं जो 2 थल और 3 थल नाम दिया जाता है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बचने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।